गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ज्योग्राफी का जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है उसका 4th चैप्टर है, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है। एंड जो ये वाला है जो सेकंड पार्ट रहेगा, इसका कुछ पोर्शन बच गया था जिसे आज कंप्लीट करेंगे। राइट, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो हमने एग्रीकल्चर के बारे में पूरा पढ़ा था इस चैप्टर में। तो इसमें अब जो टॉपिक बचा है वो है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट मतलब कि जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप करने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन डेवलप करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम कौन कौन सी मतलब मेथड है उनको यूज करते हैं, है ना। तो वो क्या है, जैसे कुछ वे रहते हैं, कुछ तरीके रहते हैं जिससे कि हम क्रॉप प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकें, जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसको बढ़ा सके। जैसे कि अगर जैसे ही पॉपुलेशन वर्ल्ड की बढ़ती जा रही है उसी तरीके से इस वर्ल्ड को मतलब फूड भी चाहिए, है ना। फूड सिक्योरिटी होना भी ज़रूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी बढ़ती जा रही है उसके अकॉर्डिंग फूड सिक्योरिटी होना भी ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या है कि क्या करना पड़ता है कि हमें जो क्रॉप एरिया है, क्रॉप्ड एरिया मतलब जहाँ पे हमने फसल लगाई है, जहाँ पे क्रॉप लगाई है उस एरिया को हमें इंक्रीज करेंगे, है ना। ये सपोज दैट पहले इस वाले पोर्शन में होती थी, अगर हमें इस प्रोडक्शन को बढ़ाना है ना, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो हमें अपना एरिया को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिससे कि ज़्यादा फसल हो सके, ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन हो सके, है ना। जैसे कि जो क्रॉप्स हैं वो है वीट, राइस, सोयाबीन, है ना। बहुत सारी क्रॉप्स हमने डिस्कस की थी। तो हम पहला है कि अगर हम क्रॉप एरिया को बढ़ा देंगे तो मतलब जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, है ना। देन है जो दूसरा बे है, सेकंड बे है, वो है द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, है ना। तो अगर हम नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं, जो क्रॉप्स हैं जैसे कि राइस, वीट, है ना, ये इस तरीके से जो क्रॉप्स हैं अगर उनकी वैरायटी को अगर हम बढ़ा दें, मतलब एक जो फील्ड है अगर में हम बहुत कई टाइप की क्रॉप्स को ग्रो करने लगे, जैसे सोयाबीन है, मतलब हम बहुत सारी क्रॉप्स को अगर ग्रो करने लगे, कल्टीवेट करने लगे, तो उससे क्या होगा कि जो मतलब जो क्रॉप है, क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा, उससे हमारी जो पॉपुलेशन है उसको फूड मिल पाएगा, है ना। तो हम क्रॉप जो ग्रो करते हैं उनको हम बढ़ा सकते हैं। एंड तीसरा बे है जो है इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटी। क्या है, जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो हमें इरिगेशन की तो ज़रूरत हर जगह पड़ती है, बिना इरिगेशन की कोई क्रॉप नहीं होती है ना। तो हमें ये ज़रूरी है कि जिस एरिया में हम क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं वहाँ पर इरिगेशन है, मतलब जो सिंचाई है उसकी फैसिलिटी को बढ़ा दें। मतलब ऐसे नहीं कि अगर कोई किसी जैसे राइस की क्रॉप है उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको जब जितनी उसको ज़रूरत है, जिस क्रॉप को जितनी ज़रूरत है उसे उतना पानी दिया जाएगा, उसे उसका उतना इरिगेशन किया जाएगा, तभी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, है ना। तो हम इसको इरिगेशन को बढ़ाएंगे। अगर इसे टाइम पे पानी नहीं मिला क्रॉप को तो वो उसका जो प्रोडक्शन है वो कम होगा, सूख जाएगा, है ना। तो ये ज़रूरी है कि हमें इरिगेशन की फैसिलिटीज सही होनी चाहिए, जैसे कि बेल है, ट्यूबवेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, जो रिवर्स हैं, उनसे पानी मतलब पहुँच जाए, है ना, आसानी से मिल जाए फसल को, तो वहाँ पर क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छे से होगा, है ना। एंड जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स जो हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, वो हर जगह हर क्रॉप में आजकल ज़रूरी हो गए, है ना। तो जितना ही हम जो क्रॉप का अगर ज़्यादा एल्ड चाहते हैं, ज़्यादा क्रॉप चाहते हैं, ज़्यादा मतलब फूड ग्रेन चाहते हैं, तो हमें अपने जो फर्टिलाइजर्स हैं जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं एंड अदर फर्टिलाइजर्स हैं उनका यूज़ हमें बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तब जाके जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होगा, है ना। तो इस तरीके से हमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना चाहिए। एंड जो हानिकारक होते हैं वो एक अलग बात है कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उन्हें आज हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, उस वजह से जो क्या है, जो हमारी सॉइल है उसकी फर्टिलिटी कम होती जा रही है ना। लेकिन ये जो क्रॉप है, क्रॉप के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। हाईली एल्डिंग वेराइटी सीड्स, अगर हम चाहते हैं कि कोई क्रॉप है वो
ज़्यादा कम, अगर उसको कम एरिया में उगाएं एंड वो ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे, है ना। जैसे सपोज दैट अगर हम इस एरिया में उगाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस एरिया में हमें बहुत सारे फूड ग्रेन्स मिल जाए, मतलब एल्डिंग ज़्यादा हो जाए। और इसके लिए हमें क्या है, जो वैरायटी है सीड्स की अच्छी वाली वैरायटी, जो भी जैसे व्हीट है, व्हीट की अच्छी वाली वैरायटी हम यूज़ करेंगे, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन देगी, तो क्या है, उससे हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। तो हाई एल्डिंग वैरायटी को हम यूज करेंगे। एंड मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, पहले क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर है वो एनिमल्स के थ्रू उनकी जुताई करते थे खेतों की, एंड जो हार्वेस्टिंग है वो एनिमल से ही करते थे। लेकिन क्या है, अब मैकेनाइजेशन हो गया। मैकेनाइजेशन मतलब मशीन से एग्रीकल्चर करने लगे हैं। जैसे कि हम प्लगिंग के लिए देखेंगे तो ट्रैक्टर है ना। एंड जब हम फसल की कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, तो हार्वेस्टर्स यूज किए जाते हैं, ट्रॉली यूज की जाती है ना। तो ये हमें मैकेनाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि क्या हो कि जो हमारा एग्रीकल्चर है उसमें डेवलपमेंट हो सके, है ना। तो आजकल जो न्यू जो आर्टिफिशियल चीजें चल गई हैं, एनिमल्स का बहुत ही कम गाँव में देखने को मिलता है एग्रीकल्चर में। तो मैकेनाइजेशन करेंगे तो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होगा एंड डेवलपमेंट होगा, है ना। तो ये कुछ वे थे जिसके थ्रू हम क्या है, एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकते हैं, जिससे कि हमारी कंट्री एंड ऑल ओवर वर्ल्ड की फूड सिक्योरिटी मतलब सिक्योर हो जाएगी ना। फूड सिक्योरिटी क्या होती है? फूड सिक्योरिटी होती है कि सभी लोगों को मतलब एक न्यूट्रिशियस फूड मिल सके जब उसे जरूरत है, अफोर्डेबल हो, न्यूट्रिशियस हो, है ना, और सभी लोग उसको खा सकें, मिल सके सभी लोगों को, तो उसे हम बोल देते हैं फूड सिक्योरिटी, है ना। और उसे अफोर्डेबल प्राइस में मिले, मतलब जितनी वो प्राइस अफोर्ड कर सकता है उस फूड की, तो उस प्राइस पे अगर उसे फूड मिले तो हम बोलेंगे कि उस जगह की, उस कंट्री की फूड सिक्योरिटी बहुत अच्छी है ना। तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम अपने जो एग्रीकल्चर है उसको डेवलप करें, उसमें जो साइंटिफिक जो वे रहते हैं कल्टीवेशन को, उनको हम यूज़ करें, है ना। तो 2 एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए कि जो हमारी कंट्री है एंड यूएसए है, इन दोनों में क्या अंतर है। वहाँ पर यूएसए में एंड हमारी कंट्री में क्या अंतर है कल्टीवेशन का। तो हम देखेंगे इंडिया में है ज़्यादातर जो अभी भी जो क्रॉप को उगाया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है, वो ज़्यादातर अभी भी जो एनिमल से किया जाता है। जैसे कि बुलडॉग्स हैं, उससे जुताई की जाती है ना। और हार्वेस्टिंग के लिए ही कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें ही यूज़ की जाती हैं, है ना। मैकेनाइजेशन फिर भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। आज अगर हम देखें अभी प्रेजेंट टाइम पर, तो मैकेनाइजेशन बढ़ता जा रहा है ना। और इंडिया में ज़्यादातर जो ज़मीन है वो बहुत ही कम है लोगों के पास। छोटे छोटे स्मॉल जो फील्ड पाए जाते हैं, खेत पाए जाते हैं, जिस पर ज़्यादातर जो हमें फार्मर्स देखने को मिलते हैं 1.5 हेक्टेयर 1.5 हेक्टेयर तक की ही ज़मीन देखने को मिलती है। मतलब जो हमारी कंट्री है इसमें स्मॉल फार्मर पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं वो अपनी डोमेस्टिक नीड को ही फुलफिल करने के लिए कल्टीवेशन करते हैं। जैसे कि राइस, व्हीट, है ना, एंड बहुत सारी क्रॉप्स करते हैं। लेकिन इनको जो उगाने का जो तरीका है वो एक ट्रेडिशनल है, एनिमल से करते हैं, है ना। और मैकेनाइजेशन भी होता जा रहा है, ट्रैक्टर ट्रॉली का भी यूज होने लगा है धीरे धीरे करके। एंड जो इरिगेशन है वो खेतों से किया जाता है, ट्यूबवेल से किया जाता है, पॉन्ड से किया जाता है, रिवर से किया जाता है, कैनाल से किया जाता है। तो इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं। फर्टिलाइजर्स भी यूज करते हैं, है ना। और जो खेती के साथ साथ, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ, जो हमारी कंट्री के फार्मर्स हैं वो कई एनिमल्स को भी पालते हैं। एनिमल्स होते हैं इनके पास, जैसे कि गोट है ना। पोल्ट्री फार्मिंग भी करते हैं, पिस्सीकल्चर भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि अपनी और भी चीजें खेती के अलावा, क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा उनके पास कई रिसोर्सेज रहते हैं। जैसे कि मिल्क है, मिल्क को सेल करके वो अपनी रोजी रोटी चलाते हैं एंड अर्निंग करते हैं, है ना। तो ये हमारे इंडिया है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, जिसमें कि अभी जो
जो क्रॉप है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर का जो नया तरीका अभी डेवलप हो रहा है, अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ कंपैरिजन टू डेवलप्ड कंट्री। डेवलप्ड कंट्री में आएगा जैसे कि हमारा यूएसए। यूएसए जो कंट्री है, इसमें क्या है, यहाँ के लोगों के पास जो फार्मिंग है, फार्मिंग फील्ड जो है, खेत हैं, वो बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। तो इसमें जो लिमिट दी गई है वो है 250 हेक्टेयर। 250 हेक्टेयर, सोच के देखिए कितनी, मतलब हमारे इंडिया के कंपैरिजन में यूएसए के पास जो जमीन है, वहां के फार्मर्स के पास जो जमीन है कितनी ज्यादा है ना। तो यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो एक साइंटिफिक वे यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए। तो यहाँ के फार्मर्स जो अगर उन्हें फर्टिलाइजर्स डालने हैं खेतों में, तो वो हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं, ड्रोन्स का यूज करते हैं, जिससे कि मतलब क्योंकि बड़े बड़े फील्ड्स रहते हैं, अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन अगर उसमें फर्टिलाइजर्स को छिड़केगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, है ना। तो यहाँ का जो सिस्टम है एग्रीकल्चर का वो बहुत ही ज्यादा मैकेनाइज है ना। और यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो फार्मर्स हैं, वो एग्रीकल्चर को एक बिजनेस के तरीके से देखते हैं, है ना। जिस तरीके से एक बहुत बड़ी बिजनेस होती है, उनका सपना रहता है कि हमें फार्मिंग करनी है ना। लेकिन इंडिया में ऐसा है कि लोग फार्मिंग कभी नहीं करना चाहते, एग्रीकल्चर सेक्टर में कभी नहीं जाना चाहते। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो हमारे इंडिया के फार्मर्स हैं, उनके पास इतनी जमीन नहीं है ना। देखिए कितनी कम जमीन है हमारे इंडिया के फार्मर्स के पास, 1.5 हेक्टेयर, एंड यहाँ की लिमिट देखिए 250 हेक्टेयर्स, है ना। तो यहाँ पर जो कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन एक मतलब साइंटिफिक वे में होता है। अगर यहाँ पे सॉइल है, सॉइल की फर्टिलिटी चेक करवाई जाती है, वहाँ पर लेबोरेटरी रहती है कि यहाँ की जो सॉइल है, फील्ड की सॉइल है, वो टाइम टाइम पर चेक की जाती है कि उसमें किस न्यूट्रिएंट्स की कमी है। उस तरीके से उसकी कमी को, सॉइल की कमी को पूरा किया जाता है ना। एंड यहाँ पर जो प्रोडक्शन भी होता है वो भी जाता है, बहुत ज्यादा होता है। एंड जो क्रॉप्स रहती हैं वो कॉर्न होती है, मक्का जिसे बोलते हैं, सोयाबीन, है ना, एंड शुगर केन जैसी बहुत सारी क्रॉप्स जो यूएसए है उसमें उगाई जाती है ना। तो ये था हमारी कंट्री एंड जो यूएसए है, यूएसए एक डेवलप्ड कंट्री है, उसमें अंतर था, है ना। तो ये था हमारे जो 8th क्लास की एनसीईआरटी है, उसके 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट, है ना। तो इस पार्ट में इतना ही, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, ये कुछ पोर्शन रह गया था जिसको हम आज डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा ये एग्रीकल्चर वाला चैप्टर पूरा, जिसको 2 पार्ट्स में डिस्कस किया गया है ना। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।